वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 5 हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस एंड चैप्टर 6 वेलफेयर प्रोविजंस, इस पे एमसीक्यूज कवर होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ OSSW कोड 2020 स्टेट्स दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेंटेन इन हिज एस्टैब्लिशमेंट सच हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉइज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सेक्शन OSSW का ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब करे उसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयर्स हो या वर्कर्स हो उनकी हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 23। ओके, सेक्शन 23 स्टेट्स दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन इन इस एस्टैब्लिशमेंट हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Question number 2, the provisions of welfare facilities to be provided by the employer in its establishment are provided under section। एम्प्लॉयर को अपने एस्टैब्लिशमेंट में जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उसके प्रोविजंस किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 24। आपके सेक्शन 24 में एम्प्लॉयर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है एस्टैब्लिशमेंट में उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। और ये जो आपका सेक्शन 24 है ये आपका चैप्टर 6 के अंदर आता है। ठीक है, चैप्टर 6 है, उसका नाम है वेलफेयर प्रोविजंस। चैप्टर 6 में बस एक ही सेक्शन है 24 और इसी में आपके एम्प्लॉयर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है एस्टैब्लिशमेंट में उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर चैप्टर 6 द एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एंड मेंटेन इन हिज एस्टैब्लिशमेंट सच वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है अंडर चैप्टर 6 तो जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ है उसको प्रिस्क्राइब कौन करेगा, वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कंफ्यूज मत होना। चैप्टर 6 के अंडर जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ बताई गई है जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एस्टैब्लिशमेंट में प्रोवाइड करने को, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। द वेलफेयर फैसिलिटीज़ आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेलफेयर फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स। अब आपके सेक्शन 24 के सबसेक्शन 1 के अंडर एम्प्लॉयर को कौन कौन से वेलफेयर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना होता है। पहला है एडिक्वेट एंड सूटेबल फैसिलिटीज़ फॉर वॉशिंग टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज सेपरेटली। जो वॉशिंग फैसिलिटीज़ होती है जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होता है उसमें मेल और फीमेल के लिए सेपरेटली प्रोवाइड करना होगा। ऑप्शन 2 है, जो वॉशिंग फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी होती है उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ के लिए सेपरेटली प्रोवाइड करनी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वॉशिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना और उसमें मेल और फीमेल के लिए सेपरेटली प्रोवाइड करने का दिया गया है। वहाँ पे ट्रांसजेंडर वर्ड यूज़ नहीं किया गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ मेल एंड फीमेल लिखा है। ऑप्शन 3 है, बाथिंग प्लेसेस एंड लॉकर रूम फॉर मेल, फीमेल एंड एम्प्लॉयज सेपरेटली। और ऑप्शन 4 है, बाथिंग प्लेसेस एंड लॉकर रूम फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज सेपरेटली। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन 4। जो बाथिंग प्लेसेस और लॉकर रूम हो गया उस केस में आपका मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इन तीनों के लिए सेपरेटली होगा। ओके, जो आपका वॉशिंग फैसिलिटीज़ होता है उसमें ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट करने का कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं बोला गया है, वहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल के लिए सेपरेट बोला गया है। लेकिन जो बाथिंग प्लेसेस हो गया, जो लॉकर रूम हो गया, उस केस में मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों के लिए सेपरेट बोला गया है। तो ये डिफरेंस आप याद रखना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 और 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर फैसिलिटीज इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड फॉर एज पर OSSW कोड 2020। अब यहाँ पे कुछ आपके वेलफेयर प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सी वेलफेयर फैसिलिटी है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती प्रोवाइड करने की एज पर OSSW कोड 2020। पहला है, सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑब्लाइग टू वर्क इन ए स्टैंडिंग पोजीशन। अब जो भी एम्प्लॉयज़ को खड़े होकर काम करना होता है उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ, ये सही है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन बी है, प्लेस ऑफ कीपिंग क्लोथ्स नॉट वर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड फॉर द ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग। तो ये भी ऑप्शन सही है। वर्किंग आवर्स में वर्कर्स जो कपड़े नहीं पहनते हो उसको रखने के लिए और वेट क्लोथ्स हैं उसको ड्राई करने के लिए जो जगह होती है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोवाइड करने की। तो ये भी सही होगा। ऑप्शन सी है, एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस और कपबोर्ड्स विद कंटेंट रेडली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। तो ये भी सही है। सफिशिएंट फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए या फिर कपबोर्ड कह दीजिए,
और उसमें जो भी कंटेंट्स है, जो भी फर्स्ट एड के लिए जो भी कंटेंट्स है, अगर किसी को इंजरी आती है तो तुरंत वहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग आवर्स में हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए कि अगर किसी को इंजरी आती है तो डायरेक्ट उसमें से निकाल के उसको फर्स्ट एड दिया जा सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। ये सारे जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ दिए गए हैं ये एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे पूछा इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, तो ये सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। Question number 6 है, the employer shall provide facilities of canteen in an establishment for employees wherein dash or more workers including contract laborers are ordinarily employed। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में मिनिमम कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में वहाँ पे एम्प्लॉयर को कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 100। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, ठीक है, यहाँ पे 100 को भी इंक्लूड करना है, यहाँ पे लिखा है वेरिन 100 और मोर, ठीक है, तो 100 भी इंक्लूड होगा और इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स भी इंक्लूड होंगे। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे परमानेंट वर्कर्स हो, अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स भी आ रहे हैं और वो भी 100 या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में भी एम्प्लॉयर को उस एस्टैब्लिशमेंट में कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। सो रिमेंबर दिस, अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को कैंटीन प्रोवाइड करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग OSSW का पुराने एक्ट से कंपैरिजन करेंगे। ये आपका OSSW हो गया, ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया 1948 और यहाँ पे आपका हो गया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। अब OSSW में हम लोगों ने देखा कि 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स है तो कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या बोला गया है कि अगर फैक्ट्री में 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तब वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। और आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट में भी 250 का ही लिमिट है, ठीक है। अगर वहाँ पे 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स है तो कैंटीन प्रोवाइड करना होता है। सो ये है आपका तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एवरी फैक्ट्री, माइन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेर इन मोर देन डैश वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब टू प्रोवाइड एंड मेंटेन एन एम्बुलेंस रूम। अब यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री, माइन एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात की गई है। यहाँ पे एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, सिर्फ फैक्ट्री, माइन एंड बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर यहाँ पे कितने वर्कर्स से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल सकती है एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करने के लिए टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर को वहाँ पे एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 500। अगर किसी फैक्ट्री, माइन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में 500 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना होगा। और ये बात आप याद रखना कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा बोला गया है, ठीक है, 500 या उससे ज़्यादा नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर 500 वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो उस केस में एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर 501 हो गए, ठीक है, यहाँ पे मोर देन वर्ड है, ठीक है, तो 501 वर्कर्स हो गए तब वहाँ पे एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना होगा। सो रिमेंबर, मोर देन 500 वर्कर्स। आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है वहाँ पे भी 500 ही बोला गया है कि 500 से ज़्यादा वर्कर्स हो तो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना होता है। और आपका जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट था, यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई कि अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे तो एम्बुलेंस रूम सेपरेटली प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अगर वहाँ पे 500 या उससे कम हो तो उस केस में वहाँ पे किसी नियर बाई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रूम है वो अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पे सेपरेट एम्बुलेंस रूम रखना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे 500 या उससे कम है तो उस केस में किसी हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस रूम है वो अरेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू OSSW कोड 2020, शेल्टर्स और रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम इन एवरी फैक्ट्री एंड माइन वेर इन मोर देन डैश वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे शेल्टर और रेस्ट रूम की बात हो रही है। रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट नहीं होता, रेस्ट रूम या शेल्टर मतलब होता है एक रूम होता है जहाँ पे वर्कर है वो जाके एक तरह से आराम कर सके, ठीक है, रेस्ट रूम। और एक लंच रूम अलग होता है जहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, टेबल चेयर होता है, वहाँ पे बैठ के वर्कर है वो खाना खा सके। तो वो किसी फैक्ट्री और माइन में कब प्रोवाइड करेंगे, जब वहाँ पे मोर देन कितने वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री और माइन की बात की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 50। अगर किसी फैक्ट्री और माइंस में 50 से ज़्यादा वर्कर्स हो, ठीक है, 50 से ज़्यादा वर्कर्स हो तो वहाँ पे रेस्ट रूम एंड लंच रूम प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की। वापस से यहाँ पे ध्यान रखना कि 50 से ज़्यादा है, 50 या उससे ज़्यादा नहीं है, ओके। तो अगर 50 वर्कर्स है तो ज़रूरी नहीं है, अगर 51 है तो ज़रूरी है।
ठीक है। तो अगर 50 से ज़्यादा वर्कर्स है तो रेस्ट रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा और लंच रूम भी अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ है, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। आपका जो पुराना वाला फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, वहाँ पे जो क्राइटेरिया था रेस्ट रूम एंड लंच रूम प्रोवाइड करने का, वो था मोर देन 150 वर्कर्स। ठीक है, और OSHW में क्या है, मोर देन 50 वर्कर्स, OSHW। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इन मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वेर इन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट, शेल्टर्स और रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम शैल बी प्रोवाइडेड, नो मिनिमम क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। अगर किसी मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो एम्प्लॉय है, अगर उसको काम की वजह से नाइट हॉल्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर उसके एस्टेब्लिशमेंट में नाइट हॉल्ट करना पड़ रहा है, तो उस केस में वहाँ पे एम्प्लॉयर को रेस्ट रूम एंड लंच रूम प्रोवाइड करना होगा। वहाँ पे कुछ ऐसा मिनिमम वर्कर्स एम्प्लॉयड का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है। ठीक है, अगर वहाँ पे 50 से कम भी एम्प्लॉय अगर वो नाइट हॉल्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी रेस्ट रूम एंड लंच रूम प्रोवाइड करना होगा। ये कौन सा केस होगा, इन केस ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ओनली व्हेन द एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट ए नाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एवरी फैक्ट्री एंड माइन एडिक्वेट एंड सूटेबल शेल्टर्स और रेस्ट रूम्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फैक्ट्री और माइंस में जो शेल्टर या रेस्ट रूम प्रोवाइड करना होता है, रेस्ट रूम मतलब मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होता, रेस्ट रूम मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वो जाके आराम कर सके, रेस्ट रूम। ठीक है, तो वो किस तरीके से प्रोवाइड करना होता है। पहला क्या रहा है कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कॉमन फॉर ऑल, कि तीनों जेंडर के लिए कॉमन रेस्ट रूम होगा। दूसरा क्या रहा है कि सिर्फ मेल और फीमेल के लिए सेपरेट होगा, ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट नहीं चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेल एंड फीमेल के लिए कॉमन होगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए कॉमन होगा, ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों के लिए सेपरेट होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो रेस्ट रूम प्रोवाइड करना होता है वो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों के लिए सेपरेट प्रोवाइड करना होता है। और यहाँ पे सिर्फ रेस्ट रूम की बात की गई है, आपका लंच रूम के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू OSHW कोड 2020, वेलफेयर ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर इन एवरी फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन वेर इन डैश और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। आपके एस्टैब्लिशमेंट में कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड होने चाहिए, तो उस केस में एम्प्लॉयर को एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना होता है अपने एस्टैब्लिशमेंट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 250। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर को एक वेलफेयर ऑफिसर है वो अपॉइंट करना होगा अपने एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे एम्प्लॉयर है वो अपॉइंट करता है वेलफेयर ऑफिसर को, अगर वहाँ पे 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है। आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, वहाँ पे जो वेलफेयर ऑफिसर का जो क्राइटेरिया था वो था 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स। ठीक है, और OSHW में इसको 250 कर दिया गया। सो ये डिफरेंस आप याद रखना। अब वेलफेयर ऑफिसर होता क्या है, आपका जो वेलफेयर ऑफिसर होता है इसको एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है और इसका काम होता है कि जो मैनेजमेंट हो गया और जो वर्कर्स हो गए इनके बीच एक तरह से ब्रिज का काम करता है, दोनों के बीच में एक अच्छे तरीके से रिलेशन है उसको बना के रखता है। वर्कर्स को जो बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज़ होता है वो वेलफेयर ऑफिसर है वो प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, असिस्ट करता है। अगर वर्कर्स को कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उनके इश्यूज़ को वो मैनेजमेंट को पहुंचाता है और जो वेलफेयर ऑफिसर है वो वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जो मैनेजमेंट है उसके साथ मिल के जो वेलफेयर पॉलिसीज़ है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो ये होता है आपका वेलफेयर ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द फैसिलिटीज़ ऑफ क्रेच हैविंग सूटेबल रूम और रूम्स फॉर द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ डैश ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉइज़। अब जो क्रैच फैसिलिटी होती है, ठीक है, एक तरह से डे केयर फैसिलिटी हो गई जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है एम्प्लॉइज़ के, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है फैसिलिटी ऑफ क्रैच प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयर को बोलती है कि अपने एस्टैब्लिशमेंट में जो क्रैच फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करो। तो वो जो क्रैच फैसिलिटी होती है वो कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो क्रैच फैसिलिटी होती है वो चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द एम्प्लॉइज़, जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, अगर उनका कोई 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए क्रैच फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो रिमेंबर दिस, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। क्रैच फैसिलिटी जो होता है वो एक तरह से डे केयर फैसिलिटी होता है, डे केयर फैसिलिटी जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ अपने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को सेफली वहाँ पे रख सके।
और जो एम्प्लॉयज़ है उनको कुछ नंबर ऑफ़ विजिट्स दिया जाता है अपने पूरे वर्किंग आवर्स में कि इतनी बार आप विजिट कर सकते हो जाके क्रैच फैसिलिटी में, और अपने जो बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, उनको जाके अटेंड कर सकते हो। तो वहीं होता है क्रैच फैसिलिटी। ये एक रूम भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ़ रूम्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रच फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड इन एस्टैब्लिशमेंट वेर इन मोर देन डैश वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अब क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम कितने वर्कर्स है, अगर वहाँ पे एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्रच फैसिलिटी अपने एस्टैब्लिशमेंट में प्रोवाइड करने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर 50 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है किसी एस्टैब्लिशमेंट में, तब वहाँ पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे अपने एस्टैब्लिशमेंट में क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जहाँ पे वर्कर्स अपने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को सेफली रख सकें। सो रिमेंबर दिस, मोर देन 50। ओके, यहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 50 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 50 है तो ज़रूरी नहीं है क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, अगर 51 है तब ज़रूरी है। अब हम लोग OSSW को कुछ पुराने एक्ट से कंपेयर करते हैं क्रच फैसिलिटी के क्राइटेरिया को लेके। पहला है OSSW, दूसरा है फैक्ट्रीज एक्ट, तीसरा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, और चौथा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। OSSW में बोला गया है कि 50 से ज़्यादा अगर वर्कर्स एम्प्लॉयड है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स वर्ड यूज़ किया गया है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो उस केस में वहाँ पे क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। फैक्ट्रीज एक्ट में बोला है कि 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पे फीमेल वर्कर्स बोला गया स्पेसिफिकली कि अगर 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में बोला गया कि 50 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पे 50 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स, यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स। और मैटरनिटी बेनिफिट है, वहाँ पे बोला गया कि 50 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स, ओके, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशंस टू द BOC वर्कर्स। BOC मतलब बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद इन द वर्क साइट और एज नियर एज पॉसिबल, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होता है, ये जहाँ पे वर्क साइट पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे या उसके एज नियर एज पॉसिबल जो एम्प्लॉयर है उनके लिए टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशंस प्रोवाइड करना होता है, और इसका जो कॉस्ट आएगा वो आपके उसके वेजेस से डिडक्ट कर सकती है। ऑप्शन ए ये कह रहा है। ऑप्शन बी आप पढ़ोगे तो बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशंस प्रोवाइड करने की, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पैसा उससे लेना नहीं है। जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशंस प्रोवाइड करना होता है एम्प्लॉयर को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की होती है, और वो जो कॉस्ट है वो डिडक्ट कर सकता है वेजेस से। और ऑप्शन 4 कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशंस प्रोवाइड करना होता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। जो भी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो वर्क साइट पे काम करते हैं, तो उसके बगल में या उसी में एम्प्लॉयर को टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशंस प्रोवाइड करना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई पैसा नहीं लेना है। और जो टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशन होता है, अगर उस वर्क साइट पे काम है वो ख़त्म हो गया तो फिर एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लिविंग एकोमोडेशन उसने बनाया है उसको एक तरह से डेमोलिश करके उस एरिया को साफ करे। ओके, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।